Bismillahirrahmanirrahim. So, in this video, we are continuing with the causes of inflammation. We have different types of causes like infection, tissue necrosis, foreign bodies, or immune reactions. So, first we have infection. Infection basically due to any different type of microorganisms, maybe bacteria या फिर कोई fungi या फिर कोई parasite जो कि हमारे पास हमारी बॉडी में किसी भी तरह से इंसर्ट हो रहा हो और उसकी वजह से हमारे पास माइल्ड एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वो स्टार्ट होने लगती है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो इतनी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती है, इतनी ज़्यादा फेटल हो जाती है कि जिसकी वजह से क्रॉनिक रिएक्शंस भी हो जाते हैं और टिश्यू इंजरी हो जाती है। और कुछ तो इन्फेक्शन इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं कि वो डेथ भी कॉज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्फ्लेमेशन जो हमारे पास एक किक स्टार्ट होता है वो इन्फेक्शन से होता है। दूसरा टिश्यू नेक्रोसिस, वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट इस्कीमिया कि इस्कीमिया का मतलब होता है कि हमारे पास ब्लड फ्लो जो है वो कम हो गया है। और ये कब होता है हमारे पास? जब हमारे पास हार्ट अटैक होता है, एमआई या एंजाइना वगैरह में, उसको टिश्यू नेक्रोसिस कहते हैं। ट्रॉमा, कोई भी किसी भी किस्म का ट्रॉमा हो सकता है, इट मे बी फिज़िकल, केमिकल, जैसे कि कोई थर्मल इंजरी हो गई। थर्मल इंजरी में क्या आ जाता है? बर्न आ गया। इसी के अलावा कोई फ्रॉस्ट बाइट, इरेडिएशन, ये सारे क्या करते हैं, ये जो है हमारे पास मीडिएटर्स को रिलीज़ कराते हैं और फिर हमारे पास इस तरह से इन्फ्लेमेशन जो है वो एक तरह से ट्रिगर हो जाती है। तो टिश्यू नेक्रोसिस भी हमारी बॉडी के लिए एक अनयूजुअल चीज़ है, तो वो भी क्या कराएगी, इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करके उसको स्टार्ट करवा देगी। नेक्स्ट वी हैव फॉरेन बॉडीज। सो वी हैव डिफरेंट फॉरेन बॉडीज़ की, कोई अगर किसी की सर्जरी हुई है तो स्प्लिंटर्स, कोई डर्ट, कोई सूचर्स में जब कर रहे होते हैं तो अनस्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने की वजह से हमारे पास फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स भी इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं बॉडी के अंदर। इस तरह से गाउट एक हमारे पास अर्थ टाइप ऑफ आर्थराइटिस है। इसमें भी क्या होता है, यूरेट क्रिस्टल्स जो हैं वो डिपॉजिट होने लगते हैं, ये भी एक बीमारी है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है वो भी हमारे पास क्या है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने लग जाते हैं। तो इस तरह से एक फॉरेन बॉडी है ना जो किसी तरह से हमारी बॉडी को, उसके मैकेनिज़्म को जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। सो नेक्स्ट वी हैव इम्यून रिएक्शंस। इम्यून लाइक हमारी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी। फर्स्ट जैसे कि इसमें ऑटो इम्यून आ जाता है, लाइक एंटीबॉडी अटैक्स ओन एंटीजन, अपने ही एंटीजन्स को जो है वो अटैक करने लगती हैं। तो इट वुड ऑल्सो लीड टू इन्फ्लेमेशन। एंड एलर्जीज़ हमारे पास, वो भी हमारे पास हो सकती हैं कोई इनअप्रोप्रिएट रिएक्शन की वजह से, लाइक माइक्रोब्स वगैरह, कोई भी सब्सटेंस आ गया, स्केबीज़ वगैरह, सच टाइप ऑफ एलर्जीज। नेक्स्ट वी हैव अ वेरी क्विक रिव्यू कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन में बेसिकली हो क्या रहा होता है, वो भी स्पेसिफिक एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। बिकॉज जब भी कोई स्टिमुलस या कोई भी कॉज, कोई भी रीज़न की वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है तो क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो रिकग्नाइज़ करती है कि ये इज़ इट अ लाइक माइक्रोब कोई आया उसकी वजह से हमारे टिश्यू में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी हुई है तो आ रहा है। तो रिकॉग्निशन ऑफ माइक्रोब्स या वेदर इट्स इंजरी। उसके बाद हमारे पास मीडिएटर्स कुछ रिलीज़ होते हैं। वो मीडिएटर्स क्या काम करते हैं, एक तरह से ट्रिगर करते हैं कि हाँ अब इन्फ्लेमेशन हो जानी चाहिए, जिसकी वजह से सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ वैस्कुलर चेंजेस आ रहे हैं, वेसल्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। देन हमारे पास कुछ सेलुलर चेंजेस आने लगते हैं कि सेल्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। एंड लास्टली फेगोसाइटोसिस, मतलब हमारे पास अब किलिंग हो जाती है जो भी माइक्रोब या इंजरी हमारी बॉडी के अंदर आती है। तो इस तरह से जो है हमारे पास टिश्यू जो है वो हील की तरफ चले जाता है। जब फेगोसाइटोसिस हो गया देन दैट वुड लीड टू टिश्यू हीलिंग। उसके बाद एक एक करके अब हम इन स्टेप्स को जो है डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट तो हो गया कि कोई स्टिमुलस या कॉज, अभी हमने इसके कॉजेज़ देख लिए, इन्फेक्शन, टिश्यू नेक्रोसिस, फॉरेन बॉडीज़, इम्यून रिएक्शंस। तो नेक्स्ट हमारे पास है रिकॉग्निशन, लाइक रिकॉग्निशन ऑफ व्हाट, कि हमारे पास कोई माइक्रोब है या फिर हमारे पास ये कोई इंजरी वगैरह है। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि रिकॉग्निशन ऑफ माइक्रोब्स अगर होगा तो हमें क्या करना होगा। तो वी हैव सम सेलुलर रिसेप्टर्स। अब वो सेलुलर रिसेप्टर्स क्या हो सकते हैं, एक तरह से सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है या फिर कलेक्टिन होता है। ये इस तरह के सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स एज अ सेलुलर रिसेप्टर हमारी बॉडी में एक्ट करेंगे, हमारी एपिथेलियल, एंडोथेलियल और ये इस तरह की सेल मेम्ब्रेन्स में। इसके बाद क्या होगा, यही सेल, ये जो हमारे पास सेलुलर रिसेप्टर्स हैं, ये हमारे पास इन क्या करते हैं, TLRs, टोल लाइक रिसेप्टर्स, ये हमारे डेंड्राइटिक सेल्स के सरफेस पर होते हैं। इनका क्या काम होता है, ये रिकग्नाइज करते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न को,
ये डेंड्राइटिक सेल्स सेलुलर रिसेप्टर्स हैं, वो टोल लाइक रिसेप्टर्स जो डेंड्राइटिक सेल्स में प्रेजेंट है उन्होंने उनको स्टिमुलेट किया और फिर रिकग्नाइज किया एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ व्हाट, स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ माइक्रोब, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं रिकॉग्निशन ऑफ माइक्रोब की। तो माइक्रोब को किस तरह से हमने रिकग्नाइज किया, उसको हम कहते हैं पैम्स। पैम्स की फुल फॉर्म होती है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। तो इसकी फुल फॉर्म भी हमें पता होनी चाहिए। और माइक्रोब्स की रिकॉग्निशन कौन कर रहा है और इंजरी की कौन कर रहा है, इन दोनों के जो पैटर्न्स हैं उनके नाम अलग हैं। तो हमारे पास माइक्रोब के पैटर्न का नाम है पैम्स, दैट इज़ पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। अब ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा किसकी प्रोडक्शन को, प्रोटीन्स की प्रोडक्शन को। जैसे हमारे पास मैंने कहा था कि कुछ मीडिएटर्स होते हैं, साइटोकिन्स हो गए, एंटीवायरल साइटोकिन्स हो गए, ये सारे क्या करते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस कराते हैं, इन्फ्लेमेशन बेसिकली करा रहे होते हैं। तो ये सारा जो प्रोसीजर होता है ये इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस कराने के लिए हो रहा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स आ गए इन प्रोटीन्स की, साइटोकिन्स, इंटरफेरॉन्स और इन्फ्लेमेशन हो गई। इसके बाद हम जाते हैं कि हमें अगर रिकग्नाइज़ करना है किसी भी इंजरी को, तो उसके लिए जो प्रोसीजर होगा दैट वुड बी वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट वन। वहाँ पे हमारे पास कुछ सेलुलर रिसेप्टर्स हुआ करते थे, यहाँ पर हमारे पास साइटोसोलिक रिसेप्टर्स होंगे जो कि अगेन एज अ सेंसर की तरह वर्क करेंगे। जैसे कि कोई एटीपी प्रोडक्शन हो गई है या डीएनए या आरएनए डैमेज हुआ है, सोडियम पोटेशियम लेवल्स की डिस्टर्बेंसेस हुई है, यूरिक एसिड बढ़ गया, हीमोग्लोबिन बढ़ गया है, तो कोई भी इस तरह का कोई भी सेल डैमेज की तरफ जा रहा है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो साइटोसोलिक रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमारे सेंसर्स होते हैं, वो इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे, डिटेक्ट करेंगे कि किस टाइप का कहाँ पे सेल डैमेज हो रहा है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, सेल को रेगुलेट करा रहे होते हैं। अगर तो कोई सेल डैमेज हुआ है तो इस टाइप के पैटर्न को हम क्या कहेंगे, डैम्स। डैम्स इज़ नोन एज डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। तो जैसे हमारे पास पैम्स था, इसी तरह से हमारे पास डैम्स भी है। अभी हमारे पास इस मॉलिक्यूलर पैटर्न को इसने अगेन रिकग्नाइज़ किया कि ये किसी डैमेज की वजह से हुआ है। उसके बाद क्या होगा, अगेन हमारे पास कुछ इन्फ्लेमासोम्स होते हैं। इन्फ्लेमासोम्स हमारे पास क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन मतलब कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं साइटोसोलिक इन्फ्लेमासोम्स को, और वो क्या करा देगा, फिर अगेन उनका क्या काम होगा, साइटोकिन या जो हमारे पास कुछ केमिकल्स होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे कि साइटोकिन क्या होता है तो पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है बेसिकली। तो ये साइटोकिन क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं इंटरल्यूकिन्स को, एंड देन ये इंटरल्यूकिन्स जो है वो अगेन क्या करा देते हैं, इन्फ्लेमेशन करा देते हैं, ऑटो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जिसको कहा जाता है, कि सेल्स के अंदर एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू करा देते हैं। तो अगेन all the things would lead to the inflammation. So that's it for this video. Thank you so much.